तत्व चर्चा में रुचि रखने वाले सभी आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। पिछली मीटिंग में हमने जीव द्रव्य और जीव तत्व की बात की थी और साथ में आत्मा का भी संबंध उसके साथ में जोड़ा था। कहाँ जीव द्रव्य कहेंगे, किसको जीव तत्व कहेंगे और आत्मा दोनों के संबंध से किस प्रकार जुड़ा है। जहाँ बताया था कि जीव द्रव्य का एक देश है आत्मा और आत्मा का प्रदेश वो जीव में रहता है जो कि जीव मिश्रित अवस्था है। उसका एक प्रदेश जीव में रहता है जो पुद्गल के साथ, शरीर के साथ मिश्रित अवस्था में अलग अलग संसारी जीवों की पर्यायों में रहता है। चारों गतियों में समझ लें हम। आज भी कुछ और बातें जीव द्रव्य और जीव तत्व के बारे में। मुख्य रूप से द्रव्य और तत्व, पर्टिकुलर जीव द्रव्य नहीं मैं कह रही हूं, द्रव्य और तत्व, इनमें जो संबंध, जो अंतर हमारे आगम ग्रंथों में मिलता है, द्रव्य और तत्व का अंतर, आज उसकी बात करेंगे। द्रव्य 6 हैं, कंपैरिजन करेंगे हम द्रव्य और तत्व का। द्रव्य 6 हैं, तत्व 9 हैं। ठीक है, द्रव्य 6 हैं और तत्व 9 हैं। एक अंतर ये है कि द्रव्य फ्री फॉर्म में रहते हैं। फ्री फॉर्म यानी खुली अवस्था में रहते हैं और तत्व बाइंडिंग फॉर्म में रहते हैं, बंधी हुई अवस्था में रहते हैं तत्व, और द्रव्य फ्री फॉर्म में रहते हैं। कोई सा भी द्रव्य 6 में से कोई सा भी ले लें हम, क्योंकि मुख्य तो 6 ही द्रव्य हैं ना, उनकी ही बात चल रही है यहाँ मेन रूप में। द्रव्य फ्री फॉर्म में रहते हैं और 6 होते हैं और तत्व 9 होते हैं, बाइंडिंग फॉर्म में रहते हैं, बंधी अवस्था में रहते हैं। 6 द्रव्यों में से कौन कहाँ तक है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। 6 द्रव्यों में से आकाश द्रव्य, स्पेस जिसे कहते हैं, वो लोक और अलोक में व्याप्त है। इसलिए आकाश को लोकालोक व्यापी द्रव्य कहते हैं। और व्यवहार काल वो कहाँ तक है, वो 2.5 द्वीप
व्यापी है केवल। और निश्चय काल, निश्चय काल तो लोक में है पूरे। अब कहेंगे व्यवहार काल और निश्चय काल, ये दो तरह के काल कैसे? काल तो हमने 3 तरह के सुने हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और यहाँ व्यवहार और निश्चय काल की बात हो रही है। हाँ, ये भी एक अलग विषय है। 2.5 द्वीप में जहाँ मनुष्य क्षेत्र है, काल का व्यवहार वहीं तक है बस। व्यवहार में अभी इसको ऐसा ही समझ लें, फिर कालांतर में कभी समय अनुसार ये वाली बात भी, ये वाला सब्जेक्ट भी चर्चा में लिया जा सकेगा कि व्यवहार काल और निश्चय काल, इनमें क्या अंतर है। ठीक है? तो 6 द्रव्यों में से आकाश तो लोकालोक व्यापी है, काल व्यवहार काल जो है वो 2.5 द्वीप व्यापी है, और निश्चय काल लोक व्यापी है। और बाकी के रह गए 4। 6 में से 2 द्रव्यों की बात हो गई, बाकी 4 द्रव्य वो भी लोक व्यापी हैं। ये द्रव्यों की बात हो गई। अब 9 तत्वों में मतलब कौन कहाँ तक व्याप्त है, ये वाली बात समझेंगे। 9 तत्वों में से कोई भी तत्व निश्चय से लोकव्यापी नहीं है। फिर से समझें, 9 तत्वों की बात कही जाए तो कोई भी 9 तत्वों में से कोई सा भी तत्व निश्चय से लोकव्यापी नहीं है, और व्यवहार से भी लोकव्यापी नहीं है कोई भी तत्व। समझ लीजिए मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व कहां तक है? क्या लोकव्यापी है? नहीं ना, 45 लाख योजन तक ही है सिद्धशिला, बस वहीं तक मोक्ष तत्व है ना। इसी प्रकार से 9 तत्वों में से कोई सा भी तत्व हम ले लें तो वो न तो व्यवहारने से न निश्चयने से कोई सा भी तत्व लोकव्यापी नहीं है। और द्रव्यों में से ले तो 4 द्रव्य लोकव्यापी हैं, काल व्यवहार से 2.5 द्वीप व्यापी है, और आकाश लोक और अलोक व्यापी है। क्लियर हो गया? और अगला अंतर क्या है तत्व और द्रव्यों में? द्रव्य एक दूसरे में समाहित नहीं होते। द्रव्य साथ साथ रहते हुए भी परस्पर में समाहित नहीं होते। अपना अपना अस्तित्व हर एक का अलग अलग ही रहता है। एक प्रदेश अवगाही होते हुए भी कोई एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में नहीं मिलता, लेकिन तत्व परस्पर में समाहित होते हैं। 9 तत्व तो पता है ना आपको कौन कौन से हैं? तो वो तत्व परस्पर में एक दूसरे में, यानी एक तत्व दूसरे में समाहित होता है। देखिए, संवर तत्व और निजरा तत्व। अभी तत्व हैं क्या? ये जीव की अवस्थाएं ही तो हैं। अलग अलग अवस्थाएं हैं जीव की। जीव ही संवर में आता है, जीव ही मोक्ष जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है, जीव को ही आश्रम होता है, जीव को ही बंध होता है ना। ये जीव की ही अवस्थाएं हैं 9 तत्व।
अब ये मोक्ष तत्व जो है कहाँ तक है, आ गया ना ध्यान में, पूरे लोक में नहीं है ना, और परस्पर में तत्व आपस में समाहित हो सकते हैं, होते हैं। जहां संवर होगा नजरा भी होगी, समाहित हो गए ना। जीव और अजीव भी एक दूसरे में समाहित हो ही जाते हैं। रहते अलग अलग हैं, रहते तो अलग अलग हैं जीव और अजीव, साथ रहते हुए भी अनादि काल से साथ में हैं। न एक भी कण अजीव का जीव बना और ना ही एक भी प्रदेश जीव का वो अजीव बना, आज तक नहीं बना, ना ही कभी बनेगा, ना ही कभी। पर रहते तो साथ में है ना। जो मेरी एक अंगुली भी है, उस एक अंगुली में अनंत परमाणु है, और वहीं आत्म प्रदेश भी साथ साथ में है, ठीक है ना, साथ साथ में। और यहां तक है कि मेरे शरीर के, जो मेरा शरीर है ना, जो मैं, जिसमें मेरा, जहां तक मेरा शरीर है, वहां उतने साइज में, उतने क्षेत्र में 6 ही द्रव्य हैं, हर आत्म प्रदेश पर 6 ही द्रव्य हैं। बड़ा गहन है विषय, हम इसको सुनकर, जानकर, ग्रहण करके, आत्मसात करके, जब तक मनन चिंतन करके थॉट एक्सपीरियंस नहीं बनाएंगे, थॉट एक्सपीरियंस, तब तक ये हमारे को अंदर में समझ नहीं आएगा। बहुत गहराई से उसको हमें अपने अंदर लेना होगा, समझना होगा, प्रैक्टिकल करके। हाँ, और उसकी प्रैक्टिकल करने की वो सारी प्रोसेस आई है हमारे ग्रंथों में, बिल्कुल आई है। कभी उसकी भी चर्चा करेंगे क्रमानुसार। हाँ, तो बात चल रही है हमारी द्रव्य और तत्व के अंतर की। तो द्रव्य साथ साथ रहते हुए भी, एक प्रदेशावगाही होते हुए भी, हमेशा एक दूसरे से पृथक पृथक ही रहते हैं, और तत्व एक दूसरे में समाहित भी होते हैं। द्रव्य ज्ञाता दृष्टा नहीं है, द्रव्य ज्ञाता दृष्टा नहीं है, और जीव केवल जीव ही एक ऐसा है 9 तत्वों में से, 9 तत्वों में से केवल जीव ही ऐसा है जो सर्वज्ञ हो सकता है, ज्ञाता दृष्टा हो सकता है, सर्वज्ञ हो सकता है। द्रव्य शाश्वत होते हैं, ये भी एक विशेषता है द्रव्यों की, द्रव्य शाश्वत होते हैं, लेकिन तत्व शाश्वत नहीं होते। ध्यान देना, द्रव्य शाश्वत होते हैं, परंतु तत्व शाश्वत नहीं होते। सभी जितने भी हम संसार में हैं और सिद्ध अवस्था में भी हैं, सभी जीव हैं, पर सारे के सारे जीव द्रव्य नहीं है, है ना विशेष बात। फिर से समझिए, संसारी भी और सिद्ध अवस्था में भी सभी जीव तो हैं,
परंतु सब के सब मिलाकर भी जीव द्रव्य नहीं है। लेकिन सिद्ध और संसारी सभी जीव तत्व में आते हैं। द्रव्य के हिसाब से कहें तो सिद्ध और संसारी सभी जीव तो हैं, पर जीव द्रव्य नहीं कहलाते। और तत्व की दृष्टि से कहें तो सिद्ध और संसारी सारे के सारे जीव तत्व में गिने जाते हैं। द्रव्य निराकार होते हैं, अमूर्त होते हैं, अरूपी होते हैं। द्रव्य, सारे द्रव्यों की बात आ रही है यहाँ, 6 द्रव्यों की। चाहे काल द्रव्य ले लो। अब आप कहेंगे पुद्गल द्रव्य तो होता है जी रूपी। हाँ, पुद्गल होता है, पुद्गल द्रव्य। लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि जहां पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य किसे कहा है? शुद्ध पुद्गल द्रव्य किसे कहा है? परमाणु को, एक अकेला परमाणु। हाँ, परमाणु रूपी होता है। एक परमाणु भी एक द्रव्य होता है, ध्यान रखना। ये आगम अनुसार भी बात सकते हैं, जैन दर्शन के अनुसार भी सकते हैं, और विज्ञान के अनुसार भी सकते हैं ये बात कि एक परमाणु भी एक द्रव्य है। उसमें द्रव्य की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं एक परमाणु में भी, और वो रूपी होता है। परंतु एक परमाणु को, अकेले परमाणु को छद्मस्त नहीं देख सकते। और शुद्ध अवस्था पुद्गल द्रव्य की वही है, अकेला परमाणु। तो बात क्या बनी? द्रव्य निराकार होते हैं, अमूर्त होते हैं। एक परमाणु आ गया ना, और बाकी सारे द्रव्य तो हैं ही अरूपी और अमूर्त। ठीक है ना? काल द्रव्य भी अरूपी अमूर्त है, और परमाणु है बस रूपी में। तो लेकिन परमाणु का जो अकेला परमाणु है वही शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, और उसको रूपी होते हुए भी केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। छद्मस्थों के देखने में नहीं आता है। तो हो गया ना, पुद्गल द्रव्य भी आ गया ना, निराकार अमूर्त हो गया ना। तो द्रव्य निराकार, अमूर्त और अरूपी हैं। और तत्व की बात करें तो न तत्व की, तत्व साकार हैं। कैसे समझेंगे? अभी तो मैं पॉइंट्स रुपए केवल बता रही हूं आपको। द्रव्य साकार हैं और तत्व निराकार है। निराकार का मतलब अरूपी अमूर्त, और द्रव्य मूर्त होते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। द्रव्यों का साक्षात्कार केवल ज्ञानी को ही हो सकता है। द्रव्य सिर्फ केवल ज्ञानी को ही साक्षात दिखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, शुद्ध पुद्गल द्रव्य भी, एक परमाणु भी, वो ज्ञानी को ही दिखता है, हमें नहीं दिखता। तो द्रव्यों का साक्षात्कार सिर्फ केवल ज्ञानी को ही होता है, और तत्वों को, नौ तत्वों को योगी प्रत्यक्ष कर लेते हैं। हाँ, सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखेंगे। जैसे अभी जस्ट पहले मैंने बताया कि तत्व तो साकार हैं, मूर्त है। साकार का मतलब मूर्त, परंतु साकार होते हुए भी द्रव्य का जो प्रत्यक्ष देखना है ना,
वो सबको नहीं दिखते। तो द्रव्य हैं तो साकार, परंतु उनको योगी ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और देखते हैं, द्रव्यों को जानना, उनका विवेचन, उनका ज्ञान वो निश्चय से ही होता है। निश्चय द्वारा ही द्रव्यों का परिचय यानी ज्ञान, समझना, समझाना, उसका जो लैंग्वेज है ना, उसका जो माध्यम है वो निश्चय द्वारा ही होता है। लेकिन तत्वों का ज्ञान, विवेचन, समझना, समझाना, वो तत्वों का विवेचन, ज्ञान वो व्यवहारने से होता है। और अगला पॉइंट, जीवास्तिकाय है। अब तो आपको जीवास्तिकाय का समझ आ गया होगा ना। जीवास्तिकाय है ना, बाउंड्री, और उसमें जो अंदर में है भरा हुआ वो है जीव द्रव्य। और पुद्गलास्तिकाय, पुद्गल का क्षेत्र विशेष बाउंड्री, और उसमें जो द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य है। ठीक है ना। तो जीवास्तिकाय से जब जीव हो जाता है और पुद्गलास्तिकाय से पुद्गल यानी परमाणु हो जाता है, तो वो जो परमाणु का मतलब क्या, स्कंद से अलग हो गया जो, वो परमाणु हो गया, है ना। तो परमाणु अपने स्कंद से, यानी स्कंद कौन सा, समूचा एक पुद्गलास्तिकाय, उससे अगर कोई परमाणु अलग हो गया, हम उसको मोटे तौर पर ऐसे समझ लें कि किसी स्कंद से कोई परमाणु अलग हो गया, तो वो वापस उस स्कंध में जाके मिलके वापस उसका एक हिस्सा नहीं बन सकता। जैसे उदाहरण है, वृक्ष से फल टूटा, क्या वह वापस वृक्ष पे लग सकता है कोई तरीका? जो पत्ते वृक्ष से टूटकर या झड़कर गिर जाते हैं, क्या वो पत्ते वापस वृक्ष पर लग सकते हैं? कभी नहीं लग सकते, है ना। ये हम समझ लें कि परमाणु यदि पुद्गलास्तिकाय से अलग हो गया, पुद्गल के 4 भेद है ना, बाकी के 3 भेद है ना। आपने पढ़ा होगा 25 बोल में, सीखा होगा कि धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंध, देश, प्रदेश। इसी प्रकार से अधर्मास्तिकाय के 3 भेद, आकाशास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। ठीक है। और कितने हो गए? कितने हो गए? 9 हो गए ना। धर्मास्ति के 3, अधर्मास्तिकाय के 3 और आकाशास्तिकाय के 3, 9 भेद हो गए। और पुद्गलास्तिकाय के हैं 4 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, तो इनके तो प्रदेश होते हैं जो कभी अलग हो नहीं सकते, अपने अपने मूल
स्कंद के साथ, अपने अपने मूल जो उनका वो है ना द्रव्य, उसके साथ ही जुड़े रहते हैं, कभी अलग होते नहीं। और एक ही ऐसा अस्थिकाय है पुद्गलास्थिकाय जिसके कि परमाणु अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो जब जीवास्थिकाय में से किसी जीव द्रव्य में से जब जीव बन जाता है, कैसे बनता है? प्रोसेस हमने समझी थी ना, एक काल्पनिक उदाहरण से, लौकिक उदाहरण से हमने प्रोसेस समझी थी कि पुद्गलास्थिकाय में भी तरंगे उठ रही हैं, शुद्ध तरंगे, और जीवास्थिकाय में भी शुद्ध तरंगे उठ रही हैं। और वो लहरें जो उठ रही हैं अपनी अपनी अलग अलग हर द्रव्य में। और जब कोई पुद्गल वाली तरंग जीव वाली तरंग के, मतलब जीव नहीं कहेंगे उसको, आत्मा वाली तरंग के साथ, जीव द्रव्य वाली तरंग के साथ जो पुद्गल वाली तरंग है ना, अगर वो मिल जाती है एक्सीडेंटली, और धर्मास्थिकाय और अधर्मास्थिकाय भी तो वहीं रहे हुए हैं ना साथ में ही, क्योंकि वो भी लोकव्यापी हैं। जहां जीवास्थिकाय है, जहां पुद्गलास्थिकाय है, वहां धर्मास्थि, अधर्मास्थि, आकाशास्थि भी है, साथ साथ ही है ना। तो धर्मास्थिकाय उसको अलग होने में सहायक होता है, और अधर्मास्थिकाय उसको जोड़ने में सहायक होता है। सबका सहयोग मिलता है, आकाशिकाय का भी सहयोग मिलता है वहां। तो जब वो मिक्सचर बन जाता है, अदर प्रोडक्ट बन जाता है, जीव कहते हैं उसको, एक्सीडेंटली होता है, वो हमेशा नहीं होता। तो वो जब जीव हो जाता है, जीवास्थिकाय में से जब जीव हो गया, तो वापस वो जीवास्थिकाय नहीं बनेगा, नहीं मिलेगा वापस उसमें जाके। ये समझने की बात है। कह देते हैं अन्य अन्य धर्मों में, दर्शनों में, हाँ भाई भगवान में ही लीन हो गए। मीरा के बारे में भी कहते हैं कि वो नाचते नाचते कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, लीन हो जाना। पर सचमुच में ऐसा नहीं होता। जैन दर्शन के अनुसार और विज्ञान के अनुसार भी ऐसा नहीं होता। तो कहने की बात है कि द्रव्यों में से जब, बाकी के तो हो नहीं सकते, तो कभी पुद्गल द्रव्य और कभी एक्सीडेंटली जीव द्रव्य में से जीव, जब वो मिक्सचर बन जाता है, जीव हो जाता है, पुद्गल और जीव मिलकर, तो वो वापस जीव द्रव्य नहीं बनता, वापस वो जीवास्थिकाय भी नहीं बनता। अब आप कहेंगे जीव द्रव्य और जीवास्थिकाय, फिर कंफ्यूजन हो गया। हाँ, अभी आते हैं उस टॉपिक पर भी आते हैं, अभी उसको भी क्लियर करते हैं। अभी बारी बारी चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो बात यह है कि एक बार अगर टूट गया वृक्ष से पत्ता, ये लौकिक उदाहरण है, तो वापस वो उसी पेड़ से वापस जाके नहीं लगता। इसी प्रकार जो अपने मूल से हट गया, वो वापस मूल में पहले जैसा एज इट इज होके नहीं बन सकता, वो द्रव्य में नहीं लीन होता। जो पर्याय द्रव्य में से विलग हो गई, छिटक गई, वो पर्याय वापस द्रव्य में नहीं मिलती, वो अलग ही, उसका अस्तित्व अलग ही हो जाता है। ये द्रव्य की बात है। अब तत्व की बात क्या है? तत्वों में, नौ तत्वों में ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि एक दूसरे में हटे या मिले। ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है तत्वों में।
पाप, पुण्य, आश्रव, संवर, बंध आपस में बदलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, अलग होते रहते हैं। समझे ना? अब आगे, द्रव्य अपने गुणों से अभिन्न रहते हैं, यानी द्रव्य के गुण, जहां द्रव्य है वहां उसके गुण भी हैं, कभी अलग नहीं होते अपने गुणों से। लेकिन 9 तत्वों में से सबके गुण नहीं हैं, एक विशेषताएं हैं। जीव के गुण धर्म हैं, अजीव के भी हैं। विशेषताएं कहें तो सभी की हैं, पुण्य की भी कुछ अपनी विशेषताएं है, संवर की भी अपनी कुछ विशेषता है, पर ऐसा निश्चित कि भाई उसके गुण कभी उससे अलग नहीं होंगे, जैसा द्रव्यों में है ना पक्का नियम, ऐसा तत्वों में नहीं है कोई निश्चित नियम। एक विशेषता क्या है, अंतर क्या है? सभी द्रव्यों की पर्याय होती हैं। जो भी द्रव्य होगा ना, द्रव्य और गुण वो तो रहते हैं सहयोगी, सहभागी, कभी अलग नहीं होते, एक क्षेत्र में रहते हैं। जहां द्रव्य है वहां उसका गुण भी है, अनंत गुण। लेकिन पर्याय भी साथ साथ रहती हैं द्रव्य के, परंतु पर्याय जितनी भी होती है ना, फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स, जो एक एक समय की एक एक पर्याय होती है ना, जीव में भी होती हैं, अजीव में भी होती हैं। तो पर्याय जो होती हैं ना, वो सभी द्रव्यों की होती हैं पर्याय। और तत्व में ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि सभी तत्वों की पर्याय हो। सभी द्रव्य मुख्य हैं, मूल रूप हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं। ऐसा नहीं कि कोई खास है और कोई खास नहीं है। सभी द्रव्य अपने आप में अपना महत्व, विशिष्ट महत्व रखते हैं। और तत्व की बात करें तो जीव अजीव 9 तत्वों में से ये 2 ही मुख्य हैं, बाकी के तत्व जो है ना, इन्हीं दोनों की अवांतर अवस्थाएं हैं। फिर से बोलूं, 9 तत्वों में जीव तत्व, अजीव तत्व, मुख्य ये 2 ही हैं, जबकि द्रव्यों में ऐसा नहीं है, कोई मुख्य नहीं है, सारे ही मुख्य हैं। पर तत्वों में जीव और अजीव 2 मुख्य हैं, और बाकी के जो तत्व हैं ना, वो इन्हीं दोनों की अवांतर अवस्थाएं हैं। अब अगला पॉइंट, द्रव्य लोक के मूलभूत कारण हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इन्हीं द्रव्यों से मिलकर लोक बना है। एक भी हटा दो तो लोक नहीं, 6 ही चाहिए पक्के जरूर। 6 द्रव्यों से लोक बना है, और 6 द्रव्य लोक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी जिस सामग्री से लोक बना है वो 6 ही द्रव्य हैं। लेकिन तत्वों में ऐसी बात नहीं है। तत्व क्या करते हैं कि मुख्य रूप से जीव को सिद्ध बनाते हैं, सिद्ध बनते हैं जो जीव। तो तत्व वो यात्रा है सारी, ये साधना के पड़ाव हैं। तत्व क्या है? जीव से सिद्ध बनने की जो साधना की यात्रा है ना, उसके माइलस्टोन्स हैं। और द्रव्य लोक के मूलभूत ये उसके कंपोनेंट्स हैं। समझ गए? तो द्रव्यों में और तत्वों में इस प्रकार से अंतर है, बहुत अंतर है। अब हम एक बात और करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन जहां दिमाग में और है उसको भी ले आते हैं। तो मैंने अभी पीछे कहा कि जीव द्रव्य और आत्मा और जीव तत्व, थोड़ा सा कंफ्यूजन और है।
क्या है? देखो, जब हम जीव द्रव्य कहते हैं, जीवास्तिकाएं तो समझ आ गई, वो तो एक हद है जहां तक फैलाव है, वो एक द्रव्य का जहां तक फैलाव है वो उसकी जीवास्तिकाएं है। द्रव्य उसके अंदर रहा हुआ जो उसका मटेरियल है, वो द्रव्य है। तो जीवास्तिकाय में जो मटेरियल है वो जीव द्रव्य है, पुद्गलास्तिकाय में जो मटेरियल है पुद्गल द्रव्य है, धर्मास्तिकाय में जो मटेरियल है वो धर्म द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय में जो अंदर मटेरियल है वो अधर्म द्रव्य है। ठीक है। आकाशास्तिकाय में जो है अंदर वो आकाश द्रव्य है। आकाश को शून्य ना समझना, मैंने आपको शुरू में शायद बताई है ये बात, और हमें पता होनी चाहिए कि जो जितने भी द्रव्य हैं उनका जहां जहां जितना जितना क्षेत्र है वो सारा का सारा वो चार्ज होते हुए जो पावरफुल परमाणु होते हैं, उस तरह की एक एनर्जी के भरे हुए परमाणु, वो है हमारे द्रव्यों का क्षेत्र, एक एक द्रव्य का क्षेत्र है ना। तो शून्य कैसे होगा, वैक्यूम कैसे होगा, कुछ तो है ना वहां। तो आकाश द्रव्य भी वैक्यूम नहीं है, ध्यान में रखना ये बात। हाँ, तो बात चल रही थी कि जो जीव द्रव्य है और जीवास्तिकाय है, उसके अंदर में रहा हुआ मटेरियल वो जीव द्रव्य है। ठीक है। अब जब हम जीव द्रव्य कहते हैं तो हमने उदाहरण लिया था, जैसे कि कोई समुद्र है और उसमें भरा हुआ जल, वो द्रव्य है। समुद्र की जहां तक बाउंड्री है वो उसकी अस्तिका है, समझे, और जो उसमें भरा हुआ है बीच में वो उसका द्रव्य हो गया। ठीक है। अब अगर हम समुद्र का पानी बाल्टी में ले लेते हैं, किसी बर्तन में ले लेते हैं, तो पानी तो वही है, पानी की क्वालिटी तो वही की वही है जो समुद्र के पानी की है, लेकिन अब वो पानी समुद्र का पानी तो कहलाएगा, परंतु अब उसका नाम क्या हो जाएगा, बाल्टी का पानी। क्या समझे? अब उसे बाल्टी का पानी कहेंगे, समुद्र का पानी नहीं कहेंगे। घड़े में तो है, घड़े का पानी कहेंगे। तो जब हम जीव द्रव्य की बात करते हैं, अब समुद्र में पानी है, पर पानी के साथ और भी कुछ होता है, झाग होते हैं, शैवाल होती है, कई तरह के और भी चीजें होती हैं समुद्र के पानी में। नदी के पानी में भी ऐसे ही होता है। तो जो द्रव्य होता है ना, हालांकि वो पूरा का पूरा एनर्जी है, परंतु जैसे हमने पहले बात की थी कि संसार में जो कुछ भी है वो असार के साथ में है, पूर्ण शुद्ध कोई भी चीज नहीं है। जो पूर्ण शुद्ध होता है जीव द्रव्य है, आत्मा है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो हमारे नोटिस में नहीं आती। वो चीजें निश्चय नहीं की चीजें बात है, वो व्यवहार में कैसे होंगी?
हाँ, उनको हम समझ सकते हैं। तो द्रव्यों को हम व्यवहार भाषा से समझ सकते हैं, साक्षात्कार नहीं कर सकते द्रव्यों का, वो ज्ञानी को ही होता है। और तत्वों का साक्षात्कार भी महान विशुद्धि जिनकी बहुत हो जाती है ऐसे योगियों को होता है, सामान्य हम जैसे अल्पज्ञों को नहीं होता तत्वों का सार। हाँ, तो बात मैं कह रही थी कि द्रव्य जो है ना वो समूचा है, समूचा। जैसे छिलके सहित, गुठली सहित आम, उसे हम समझते हैं, ऐसा उदाहरण है, उसको हम कहेंगे द्रव्य। और जब उसको संवार के काट छांट उसकी कर दी जाए, गुठली अलग, छिलका हटा दिया जाए, सब उसको बिल्कुल उसका जो पल्प है अंदर का, वो पल्प जो है वो है तत्व। समझे आप? तो द्रव्य जो है वो समूचा है, उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। और तत्व जिसमें खास जीव तत्व को हम समझें, जब 9 तत्व की बात करते हैं तो उसमें जीव तत्व, अजीव तत्व, संवर तत्व, बंध तत्व, निर्जरा तत्व, है ना, मोक्ष तत्व, पाप तत्व, पुण्य तत्व, सारे आते हैं। लेकिन जीव तत्व कब कहलाता है? जैसे वो पल्प की बात कही ना मैंने, गूदे की बात कही, वो अंदर का सार, वो है तत्व। तो तत्व किस समय होता है? जब वो संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, आश्रव, इन सब से हट जाता है, सिर्फ अपने में ही, स्व में ही उसका रमण हो, स्थिरता हो, उस समय वो ज्ञायक अवस्था, वो जीव तत्व कहलाती है निश्चय से। तो और व्यवहार में हम जीव कहलाते ही हैं। ये व्यवहार दृष्टि है, हमें सचमुच में निश्चय से जीव तत्व होना है। और जब हम निश्चय से जीव तत्व हो जाते हैं तो वो हम सिद्ध जीव बन जाते हैं। सिद्ध जीव क्या है? सिद्ध जीव हैं प्योरेस्ट फॉर्म, जीव की सबसे विशुद्ध से विशुद्ध जो फॉर्म हो सकती है, जो पर्याय हो सकती है, वो है सिद्ध। बस वहीं तक। और अगर हमसे कोई कहे कि हम सिद्ध बन के हम जीव द्रव्य हो जाएंगे, इम्पॉसिबल। जीव द्रव्य हम तब भी नहीं बनेंगे। और जीवास्तिकाय तो सवाल ही नहीं है। जीवास्तिकाय की तो बात ही अलग है, क्योंकि जीवास्तिकाय तो केवल बाउंड्रीज है। तो हम जीव द्रव्य भी नहीं बन पाते दोबारा से, हम जीव ही रहते हैं। वो हम स्वतंत्र जीव हो जाते हैं सिद्ध अवस्था में जाके। और अभी हम संसारी जीव होते हैं। तो सिद्ध अवस्था में हम जब अपने अंदर में स्थित होते हैं, स्वानुभूति में स्थित होते हैं, बस सब पर हट गए हमारे पास से, तो उस अवस्था में हम जीव तत्व होते हैं। तो जीव तत्व सचमुच में निश्चय में कौन है? सिद्ध परमात्मा। और हम सब जीव हैं, परंतु जीव तत्व कहलाते हैं, परंतु व्यवहार से कहलाते हैं। हमें जीव तत्व सचमुच में बनना है। एक बात और, जो कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूं, तो मैं अपने लिए जीव तत्व हूं। मैं अपने लिए
जीव तत्व हूं व्यवहार से। निश्चय से तो जब बनूंगी सिद्ध होने के बाद, है ना। मैं अपने में जीव तत्व हूं और मेरे लिए संसार के सभी जीव, जितने भी संसार के जीव हैं, वो मेरे लिए जीव द्रव्य हैं। फिर से समझें इस बात को। संसार के अन्य सभी जीव मेरे लिए जीव द्रव्य हैं और उनके लिए मैं भी जीव द्रव्य हूं। एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हर कोई अपने आप में जीव तत्व है और उसके लिए बाकी सारे सब जीव द्रव्य हैं। और जब हमसे कहा जाता है कि अपने द्रव्य पर दृष्टि रखो, कहते हैं ना भाई, पर्याय पे दृष्टि ना रखो, अपने द्रव्य पे दृष्टि रखो, यानी अपने आत्मा में ही। तो अपने द्रव्य पर दृष्टि रखने का मतलब है कि अपना जो शुद्ध स्वरूप है ना, उसमें ही स्थिरता रखो। वहां अपने द्रव्य पर, वहां जीव द्रव्य नहीं समझना, वहां अपना आत्मस्वरूप समझना। जो हम जीव तत्व है ना, उसी की बात परम आगम ग्रंथों में आई है। जैसे समय सार, समय सार में परम विशुद्ध आत्म तत्व का ही वर्णन है बस, और वहां तक पहुंचने की सारी प्रोसेस उसमें बताई है। तो हमारे किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर किसी भी जीव के लिए, अपना खुद के लिए तो वो जीव तत्व है और बाकी के सब उसके लिए जीव द्रव्य हैं। तो हमसे जब कहा जाता है कि अपने द्रव्य पर दृष्टि रखो, अपने द्रव्य में एकाग्र हो जाओ, तो इसका मतलब अपना जीव द्रव्य नहीं, अपना आत्मा का जो अंदर में शुद्ध आत्मा का जो पल्प है, जो गुदा है, जो सार है, मक्खन है, जिसमें कोई मिलावट नहीं, उस आत्म तत्व में स्व में स्थित होना। तो स्व में जब हम स्थित होते हैं तो हमारे लिए सब संसार पार हो जाता है और सारे ही वो जीव द्रव्य हैं हमारे लिए। ठीक है ना। तो जब हम कहते हैं जीव द्रव्य, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी समूचा एक है। द्रव्य एक वचन में ही प्रयोग होता है। जल का, समुद्र का जल, नदी का जल, झरने का जल का प्रयोग होता है, के नहीं होते। नदी के पानी ऐसे थोड़ी कहते हैं, है ना। तो एक वचन का मतलब है समूचा एक, होल। तो हम जीव द्रव्य नहीं बन सकते क्योंकि हमारी पर्याय अलग हो गई वहां से और हम एक अलग प्रोडक्ट बन गए, मिलावट वाले। जीव और अजीव मिल गए ना। हाँ, जीव और अजीव की भी बात करेंगे किसी मीटिंग में, शायद अगली मीटिंग में ही ले सकते हैं। जीव और अजीव, जो हमारे साथ ये शरीर जुड़ा है ना, और वो दूसरे विभाव, कर्म, ये सारे वो सब अजीव में आते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। हाँ, तो आज इतनी बात समझनी है हमें, तत्व और द्रव्य, इसको बहुत सूक्ष्मता से हमने समझना है कि जीव तत्व और जीव द्रव्य है ना। जीव तत्व और जीव द्रव्य, उसको हमें किस तरीके से मतलब जानना है, समझना है। देखो, गौतम स्वामी थे ना, तो गौतम स्वामी की दृष्टि कहाँ थी? प्रशस्त राग था भगवान महावीर के प्रति। तो गौतम स्वामी हमेशा उनको देखते थे, वही दृष्टि रहती थी। राग था ना, प्रशस्त राग। भगवान ने बहुत बार कहा, अरे गौतम, देखने वाले को देख, मुझे क्या देखता है। पर उनका समय नहीं आया था वहां तक।
और जब प्रभु नहीं रहे, निर्वाण हो गया उनका, तब वो 100% दृष्टि महावीर के द्रव्य पर से हटकर अपने निज तत्व पर आ गई। ठीक है ना? पहले महावीर के द्रव्य पर दृष्टि रहती थी उनकी, फिर वो तत्व पर आ गई, और तत्व पर आते ही तो काम हो गया। ठीक है ना? तो इसीलिए मेरा तो तत्व है, मेरा द्रव्य मेरे लिए तत्व है, और दूसरों के लिए तत्व नहीं है। वो मेरा द्रव्य मेरे लिए तत्व है, दूसरों के लिए तत्व नहीं है। दूसरों के लिए तो वह द्रव्य ही होगा। ठीक है? तो मैं अपने में तत्व हूं, व्यवहार से हूं अभी तो, निश्चय से तो जब सिद्ध अवस्था मिलेगी तब होंगी। तो मैं अपने लिए तत्व हूं, जीव तत्व हूं, और मेरे लिए सब संसार के दूसरे जीव जो हैं वो जीव द्रव्य हैं। ऐसे ही दूसरों के लिए हर व्यक्ति अपने आप में जीव तत्व है, और बाकी सब उसके लिए जीव द्रव्य हैं। तो अपने पे दृष्टि रखने का मतलब है कि अपने तत्व पर, अपने उस प्योरेस्ट फॉर्म पर, तो हम द्रव्य का और तत्व का शायद काफी अंतर आज हमने कर लिया है, समझ लिया है। और कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट करके बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसके लिए भी विचार करूंगी, और आपको भी कोई नई बात समझ में आए, क्योंकि सारी बातें इस प्रकार से आगम में नहीं लिखी मिलती। मैंने कहा ना, उसके लिए थॉट एक्सपीरियंस, गहरा चिंतन मनन, उसी दिशा में बार बार वो जब हम करते हैं, तब वो कोई बात कभी सूझ जाती है। पता नहीं कहाँ के पुण्यों से, पता नहीं किन किन की शुभ कामनाओं से, मंगल कामनाओं से सूझ जाती है कभी कुछ। तो आपको भी सूझ सकती है कभी कोई बात, पिंच कर सकती है, दिमाग में क्लिक हो सकता है। तो मुझे जरूर बताइएगा, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तभी तो हमें समझ आएगी। तो इतना ही कहकर आज की मीटिंग को